दिखा? स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, एक मिनट नहीं दिख रहा है। गाना बजाना कंप्लीट हो गया है? ओके 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 ओके। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी से। ये भी हो गया है हृदय, नहीं नहीं नहीं, कहाँ पे? सुनो और गुनो भी हो गया है। सुनो और गुनो हो गया है? नो। तो स्टार्ट करते हैं सुनो और गुनो। बहुत अच्छी पोएम है, सुनो और गुनो। वन सेकेंड। सुनो और देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है ना? बहुत अच्छी कविता है और आपको सुनना है। सुनो और गुनो, गुनना का मतलब समझते हैं? गुनना मतलब जीवन में उतारना, और गुणों मतलब गुणों का अपने जीवन में उतारना। और इससे रिलेटेड एक शब्द है गुनगुनाना। तो गुनगुना मतलब गाना नहीं। यहाँ पे सुनिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस अच्छी कविता को लिखा है गोपाल दास सक्सेना नीरज जी। नीरज जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। कुछ लगभग 1 साल के लगभग हुए इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इनकी सोच, इनकी कविताएं हमें हमेशा जीवन में एक नई सोच और नई प्रेरणा देती रहेंगे। ये कविता भी हमें कुछ बहुत बेहतर सिखाने वाली है। आइए हम कविता की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। नहीं, ये इसके बाद हिंग वाला करेंगे। कैंसिल है ये पोएम? अच्छा, मैंने बताया था, मुझे याद नहीं। ठीक है, नहीं है तो जाने दो। हींग वाला, ठीक है। शुरू करते हैं हींग वाला। दिख रहा है? हींग वाला एक बहुत अच्छी कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है, और आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही आनंद आएगा। हींग वाला मतलब हींग बेचने वाला। हींग वाला मतलब हींग बेचने वाला। और इस पाठ की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पे चौहान लिखा है, हिंदी में उसका चौहान लिखते हैं। ठीक है, तो हींग बेचने वाले की कहानी क्या है? अभी तो आप लोग बोल रहे हो ना कि वो कैंसिल है। मेरे पास अभी, मैंने आप लोग को बताया था ये कैंसिल नहीं है। दोनों में से एक ही कैंसिल है, दोनों कैंसिल नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं है। सुनो और गुनो है। सबके स्कूल में बोला है क्या कि हिंग वाला नहीं है? सिर्फ सुनो और गुनो नहीं है। नो,
ठीक है, बाकी सबको है, डोंट वरी। तो हींग वाला क्या है कहानी, आइए शुरू करते हैं। अभी जो पढ़ा रहा हूं उसको आराम से पढ़ो, फिर क्या है क्या नहीं वो बाद में स्कूल में आप टीचर से डिस्कस कर लेना। हो सकता है आपके एग्जाम के ये पोर्शन में नहीं दिया होगा, बट ये कैंसिल नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। ठीक है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। लगभग 35 साल का एक खान, खान एक कास्ट है खान, ठीक है, जिनको बहुत ब्रेव, बहुत बहादुर माना जाता है खान लोगों को। और खान लोगों की एक सबसे बड़ी खासियत होती है वो जुबान के बहुत पक्के होते हैं। ठीक है, तो लगभग 35 साल का एक खान आंगन में जाकर रुक गया, घर के आंगन में, मतलब कंपाउंड में जाकर रुक गया। हमेशा की तरह उसकी आवाज सुनाई दी। खान ने कहा, क्या कहा, अम्मा हींग लोगी। पीठ पर बंधे हुए पीपे, पीपे का मतलब होता है केन टाइप का रहता है, केन पता है ना, वो जिसमें दूध, वो दूध वाले नहीं बेचते हैं दूध, तो ऐसा पीपा पाइप टाइप का, उसको केन बोलेंगे आप। तो पीठ पर बंधे हुए पीपे, काठ या लोहे का ढोल के आकार का बड़ा पात्र। तो ढोल के आकार का मतलब वो एक केन को खोल कर उसने नीचे रख दिया। कमर पे जो पीपा बांध के रखा था उसने, उसको खोलकर मतलब बेल्ट निकालकर उसको नीचे रख दिया। और मौलसरी के नीचे, मौलसरी एक पेड़ का नाम है, हाँ ट्री है, तो मौलसरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। बहुत ही अच्छा मौलसरी का पेड़ था, पेड़ के नीचे छांव था, छांव में चबूतरा, उसी के ऊपर बैठ गया और पीपे को रख दिया। उस पीपे में क्या था, हींग। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया। 9-10 साल का एक बच्चा आया बाहर और बच्चे ने कहा, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा, जरा आराम से बैठ गया और अपने सोफे के छोर से हवा करता हुआ बोला। सोफे का मतलब साफा, जो पगड़ी लगाते हैं ना सर पे सामान रखने के लिए, उसी से हवा करने लगा कपड़े से और बोला, अम्मा हींग ले लो, अम्मा हम अपने देश जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो ली थी। पूरी कहानी का जो घटनाक्रम है, जो शुरुआत है, वो यहाँ पर यही लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया कि एक हींग वाला जो कि खान है, वो आता है और घर के आंगन में चले जाता है, मौलसरी के पेड़ के नीचे बैठकर अपना पीपा उतार कर रख देता है और गर्मी के कारण जो है वो अपने पगड़ी से वो निकाल कर, टॉवल जो सर पे बांध के रखते हैं उससे हवा करने लगता है। और बार बार घर की मालकिन, जिनको वो अम्मा कह के पुकारता है, उनको बुलाता है कि ले लो, क्योंकि अब मैं अपने देश जा रहा हूँ, मतलब अपने घर जा रहा हूँ। तो निकल कर घर के मालकिन सावित्री आती है और कहती है कि अभी 15 दिन हुआ तुमसे ही लिया, कितनी हींग लेंगे। सावित्री बोली, पर हींग लेकर करूंगी क्या, ढेर सी तो रखी है। ढेर सी मतलब बहुत ज्यादा रख तो लिया है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर पे पड़ी रहेगी, मतलब आप ले लोगी तो घर पे रखे रहोगी, हम अपने देश को जाता है, मतलब मैं अपने देश को जा रहा हूं, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। तौलना अर्थात वजन कर, वजन करने लगा देने के लिए। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना मां, तुम कभी न लेना।
जबरदस्ती तोले जा रहा है। मतलब सावित्री ना कह रही है और तोलते जा रहा है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न देकर हींग की पुड़िया ले ली। एक पुड़िया बना दिया, ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? 21 रुपए अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 3 रुपए तोले के भाव से 7 तोले का दाम 21 रुपए लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को मां की यह बात अच्छी न लगी। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि वो जिद पूर्वक तौल कर चले गया और सावित्री ने लाकर पैसे भी दे दिए। अब सावित्री के बच्चों को बड़ा बुरा लग रहा था, हम पैसा इतने प्यार से मांगते हैं, मां देती नहीं है। और यहां पर देखो, वो जिद किया और उससे ले लिया, पैसे भी उसको दे दिए, एक पैसा कम भी नहीं किया उसने। बड़े लड़के ने कहा, हींग की कुछ जरूरत नहीं थी। छोटा मां से चिढ़कर बोला, दो मां, 2 रुपए हमको भी दो, हम बिना लिए न रहेंगे। क्योंकि बच्चों को चिढ़ किस बात की थी कि मां उसको पैसे दे देती है हींग के और हमको पैसे ही नहीं देती है, हम भी बिना लिए न रहेंगे। लड़की, जिसकी उम्र 8 साल की थी, बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम मां से पैसा ना मांगो। किसको कहा? छोटे भाई को कहा, तुम पैसा मत मांगो, वह तुम्हें न देंगी। क्या कह रही है? वो ताना मार रही है कि मां तुमको पैसे नहीं देगी। उनका बेटा तो वही खान है, वो खान उनका बेटा है, क्योंकि वो अम्मा अम्मा कहती है, अम्मा आ जाती हैं उसकी बात में और पैसे दे देती हैं, हींग ले लेती हैं। सावित्री को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। मां सुन सुन के हंस रही थी कि देखो बच्चे कैसे तिलमिला रहे हैं कि उसके प्रति इतना प्यार और हमारे प्रति कोई प्यार ही नहीं। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। कई महीने बीत गए, इस बात को कई महीने बीत गए। अच्छा, आप लोग को पता चला क्या कि उस खान की आवाज और बोलने के चबूतरे का मतलब होता है ना, जो पेड़ होता है ना, पेड़ लगाते हैं तो पेड़ के आसपास ऊंचा ऐसा मिट्टी से उसको कवर कर देते हैं जिससे उसकी रूट बाहर ना आए। तो वो जो कवर करने के लिए उसका चबूतरा बनाते हैं, उसको चबूतरा बोलते हैं। चबूतरा का मतलब चारों तरफ से सेफ किया हुआ, बच संभाल कर मिट्टी लगाकर उसको संभाल दिया गया पेड़ को, वो पेड़ गिरेगा नहीं और उसके रूट्स बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो गांव में लोग क्या करते हैं, उसी को बैठने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, ओके, चलो अभी आगे देखें। जो नहीं समझे पूछ लिया करो। सॉरी, मैंने मैसेज अभी देखा। हाँ, तो कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी। मारपीट मतलब दंगा हो गया था। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया, क्योंकि बहुत हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे और उसमें कहीं बेचारा मारा तो नहीं गया। न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती थी। यहाँ पे खाद लिखा है, याद है। ठीक है, मतलब सावित्री को उस हींग वाले की याद आ जाती थी। पता नहीं क्यों आती थी, लेकिन आ जाती थी। शायद उसकी अच्छाइयों के कारण, उसके बात करने के तरीके के कारण, जो भी हो, एक अपनेपन के कारण, लेकिन उन्हें याद आ जाती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलसरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। सावित्री उसी मौलसरी के पेड़ के नीचे अपने घर के आंगन में वो बैठी थी, पेड़ के नीचे चबूतरे पे।
चबूतरा भी ऐसा नहीं जैसे स्टेज बनाते ना, ऐसे थोड़ा बड़ा बना देते, वहां पे लोगों के बैठने के लिए 8-10 लोग बैठ सकते हैं और वहां पर लेट सकते हैं, ऐसा बना देते मिट्टी का। तो बड़ा अच्छा लगता। गर्मी के महीने में जमीन पे थोड़ा सा पानी छिड़क देते तो नमी रहती और ठंडा भी लगता, हवा चलती, बड़ा अच्छा मौसम रहता। क्योंकि पहले के टाइम पे एसी वेसी तो था नहीं, फैन वैन, तो लोग ऐसे ही गांव में यूज करते थे। तो सावित्री अपने मकान के आंगन में मौलसरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी, कपड़ा बुन रही थी, जो भी कर रही हो। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं। कड़े स्वर में मतलब डांट कर कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हेरा हींग। हेरा हींग मतलब एक हींग की क्वालिटी है, मुझे भी ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। हेरा हींग तो। और खान तब तक आंगन में सावित्री ने कहा, मतलब रोकने पर भी रुका नहीं, सीधा आंगन के अंदर आ गया। बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। किसने कहा? सावित्री ने कहा। किससे? खान से कहा कि तुम तो बहुत दिन के बाद आए और तुम जो हींग दे गए थे सब खत्म हो गई। खान बोला, अपने देश गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूं। सावित्री ने कहा, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। खान ने कहा कि जो लड़ रहे हैं उनमें समझ नहीं है, क्योंकि जिनमें समझ होती है वो समझदारी से काम लेते हैं, जात और धर्म के नाम पर लड़ते नहीं हैं। क्योंकि जात और धर्म दोनों इंसान की व्यक्तिगत पहचान होती है, वो सामाजिक नहीं हो सकती है, लेकिन लोग समाज में लड़ते हैं उसके लिए, ये बेवकूफी है। सावित्री बोली, खान, हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? क्योंकि सावित्री ने इस तरह से कहा कि भाई तुम मुस्लिम हो और मैं हिंदू हूं और तुम हमारे घर आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, दोनों कानों पे हाथ रखना मतलब कि ऐसी बात मैं सुनना भी नहीं चाहता हूं, ऐसी बात मत करो अम्मा। खान ने कहा, आप ऐसी बात न करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता है? मतलब कि बच्चा कभी अपने माँ से डरता है क्या? मैं तो अपने माँ के पास आया हूं। मतलब ऐसा ऐसा उत्तर दिया खान ने कि शायद सावित्री के दिल को छू गया। कभी माँ से डर डर हुआ है जो मुझे होता? और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग, क्वांटिटी है, पहले रत्ती छटांग ऐसे क्वांटिटी में बहुत महंगी चीजें दी जाती थी, ठीक है, तो एक छटांग हींग तौल कर सावित्री को दे दी। रेजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। रेजगारी मतलब चेंज, ठीक है, छुट्टा पैसा, दोनों में से किसी के पास नहीं था, ना सावित्री के पास था और ना खान के पास था। खान ने कहा कि वह पैसा फिर आकर ले जाएगा, पैसा मत दो, मैं बाद में आके ले लूंगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। यहां तक समझा सबको? रेजगारी का मतलब लिख लो वहां पे, छुट्टा पैसा। किसी कुछ डाउट लग रहा है? कोई शब्द देखो, इस पाठ की जो लेखिका है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके लिखने का जो तरीका है, उनकी दो खासियत है लिखने की, चाहे प्रोज हो चाहे पोएम हो। एक तो वो सरल शब्दों का प्रयोग करती हैं, दूसरा जो लिखती है ना वो सीधा दिल में उतर जाती है, बात सीधा समझ में आ जाती है। आपने इनकी पोएम भी आपने सुनी होगी, भले पढ़ी नहीं हो। बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। सुना है ना, झांसी की रानी। हाँ,
तो इन्होंने ही लिखा है, आप कभी गूगल पे सर्च करके पढ़ना, आपको पूरी कविता मिल जाएगी। ठीक है, उन्होंने इस कविता के माध्यम से पूरा मीराबाई का इतिहास लिख दिया शॉर्टकट में। इतनी ग्रेट पोएट थी सुभद्रा कुमारी चौहान, और उन्होंने इस पाठ को भी लिखा। अब आप सोचो कि ये पाठ लास्ट में कितना हार्ट टचिंग होने वाला है, कि देखो कोई बेमेल की बात है कि सावित्री एक हिंदू, खान अफगानिस्तान से आया हुआ एक मुस्लिम, लेकिन दोनों में एक संबंध कैसा कि हींग लेना है, हींग बेचना है। लेकिन हींग बेचने वाला वह एक रिश्ता बनाता है कि आप मेरी मां की तरह हो, और शायद इसीलिए सावित्री को भी अपने बच्चे की तरह उसके प्रति एक आकर्षण रहता है कि मेरे बच्चे की तरह है। और दंगा हुआ तो कहीं वो दंगे में बेचारा मारा तो नहीं गया, उनको फिक्र है, चिंता है। अब ये जो दोनों का प्रेम है बेटे और माँ का, ये आगे क्या होता है, क्या रंग लाता है, आइए अब हम पाठ में आगे देखते हैं। सावित्री को सलाम करके वो चला गया। अब आगे, इस बार ध्यान देना, हाँ, इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। दूने मतलब डबल। भाई इस बार दशहरा, दशहरा पता है ना, नवरात्रि के बाद आता है दशहरा, तो अभी आएगा अक्टूबर में। तो इस बार मतलब लेखिका बता रहे हैं कि इस साल दशहरा दूने उत्साह के साथ, डबल जोश के साथ लोगों ने मनाने की तैयारी की थी। 4 बजे, शाम को 4 बजे मां काली का जुलूस निकलने वाला था। काली मां का जुलूस, जुलूस मतलब समझते हैं, बहुत से लोगों को किसी सवारी के साथ या प्रदर्शन के लिए निकलना। लिख लो भाई, जुलूस का मतलब एक शब्द में लिखेंगे तो भीड़। ठीक है, लेकिन यहां पर भाव जो है वो ये है कि बहुत से लोगों का किसी सवारी के साथ, किसी रथ यात्रा के साथ प्रदर्शन के लिए निकलना। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो एक शब्द लिख लो, भीड़। मां काली का जुलूस, मां काली के दर्शन के लिए भीड़ निकलने वाली थी। ठीक है, पुलिस का काफी प्रबंध था। प्रबंध मतलब इंतजाम था, पुलिस वालों का बहुत इंतजाम था। सावित्री के बच्चों ने कहा हम भी काली मां का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। उसने बच्चों को न जाने कितने प्रलोभन दिए। प्रलोभन मतलब लालच। बच्चों को कितनी लालच दी, नहीं बच्चों तुम्हारे लिए हम मेले से ये लाएंगे वो लाएंगे। लेकिन बच्चे जब जिद कर लेते हैं, तो बहुत छोटे भी नहीं ना, 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चे थे, तो जिद कर लिए, बच्चे न माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उत्सुक मतलब एक्साइटेड था कि हम भी जुलूस देखने के लिए जाएंगे, तो वो भी नहीं मान रहा था। उसने कहा भेज दो ना माँ जी। किसने कहा? रामू ने कहा। किसको भेजने के लिए? बच्चों को। भेज दो ना माँ जी, मैं भी दिखा कर लिए आता हूँ, मैं जाऊंगा दिखा कर लेके आ जाऊंगा। लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद की। ताकीद करना, ध्यान, चेतावनी देना, सावधान करना, अलर्ट करना। लिख लो, किसी काम के लिए चेताकर, जोर देकर कहना या ज्यादा सावधान करना। उसने बार बार रामू को ताकीद की, चेतावनी दी कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट आए। हाँ, 4 बजे जा रहे हो मतलब 6 बजे तक अंधेरा होने के पहले आ जाना। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा मतलब इंतजार करने लगी कि बच्चे भी आ जाएंगे। देखते ही देखते दिन ढल चला, शाम हो गई।
अंधेरा भी बढ़ने लगा पर बच्चे न लौटे। अंधेरा हो गया लेकिन बच्चे नहीं लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर, न घर के अंदर सुकून मिल रहा था न बाहर। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बच्चे भी तक आए नहीं थे। सावित्री की स्थिति मानो ऐसी हो गई थी कि जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। कहावत है, हाँ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ क्या होता है कि अब पछताने से क्या होगा, अब पछताने से क्या लाभ होगा। अब तो समय बीत गया क्योंकि बच्चे भी हाथ में नहीं है कि नहीं भेजूं। अब तो बच्चे भी चले गए हैं, अब क्या होगा। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े कि सड़क पर से कुछ आदमी भागते हुए जा रहे हैं। वह दौड़कर बाहर आई, पूछा ऐसे भागे क्यों जा रहे हो, जुलूस तो निकल गया ना। एक आदमी बोला दंगा, दंगा हो गया जी, बड़ा भारी दंगा। दंगा मतलब झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हाथ पैर ठंडे पड़ जाना अर्थात घबरा जाना, बिल्कुल बहुत ज्यादा घबरा जाना, बहुत डर जाना। डर गई एकदम सावित्री। तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन्होंने कहा दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे। उन्हीं में से एक से कहा भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। दो लड़के हैं एक लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। मुंह मांगा मतलब तुम जितना कहोगे मैं उतना पैसा तुमको दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया। देहाती मतलब गांव के व्यक्ति ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी, क्या हम जानते हैं क्या तुम्हारे बच्चों को। यह कहकर वह चला गया। मतलब हम तो तुम्हारे बच्चों को पहचानते नहीं तो खबर किसकी लेके आएंगे। सावित्री सोचने लगी, सच तो है इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे। पर अब वह भी करे तो क्या करे। वहां दंगा हो गया है, यहाँ माँ बच्चों के लिए तड़फड़ा रही है। उसे रह रह कर अपने पर क्रोध आ रहा था, खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने आखिर अपने बच्चों को क्यों भेज दिया। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों। वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। अगर उसने नहीं भेजा होता तो शायद आज इतनी घबराहट नहीं होती। सावित्री पागल सी हो गई क्योंकि बच्चे नहीं हैं। बच्चों पर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और माँ सबसे ज्यादा तकलीफ में आती है। मानो उसके प्राण मुरझा गए हैं। प्राण मुरझा जाना, व्याकुल हो जाना, बेचैन हो जाना। एकदम बेचैन हो गई सावित्री। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। हे देवी माँ, अगर मेरे बच्चे कुशल से लौट आते हैं तो मैं 1 किलो मिठाई चढ़ाऊंगी, मैं मंदिर दर्शन करने के लिए जाऊंगी, वगैरह वगैरह सब प्रार्थनाएं हो गई। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। मतलब जो दंगे की शोरगुल थी वह बहुत शोर मचा और फिर धीरे धीरे कुछ देर में शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली। नीरवता मतलब सन्नाटा, शांति। धीरे धीरे रात गहराती गई और एकदम सन्नाटा छा गया चारों तरफ। उसके बच्चे लौट कर न आए। सावित्री हताश निराश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी कि अब मुझे बच्चों के लौटने की उम्मीद नजर नहीं आती। उसी समय, उसी रात के गहरे सन्नाटे में, उसी समय उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा। चिर परिचित का अर्थ होता है जानी पहचानी आवाज। नोट कर लो, चिर परिचित मतलब जानी पहचानी आवाज।
चिरपरिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। बच्चे दौड़कर मां से लिपट गए और उन्होंने एक साथ कहा, खान बहुत अच्छा है मां, उसने हमें बचाया। यहां तक टिक मार्क कर दो, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन आंसर करके रखना, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बता दो कि इसके आगे कौन सा टॉपिक है, वो तो बता दो, मैसेज फटाफट करके मुझे बताओ। इसके बाद है कौन सा? कदम मिला के चलना।